सर्वेभ्यो नमो नमः। कक्षा में उपस्थित सभी सदस्यों का आदर सहित यथोचित अभिवादन एवं स्वागत भी। सभी सदस्य अपने पृष्ठों का ध्यान करें। माता गायत्री के मंत्रों का एक बार उच्चारण अवश्य कर ले। साथ ही अपने प्रेरणा के स्रोत एवं अपने गुरुजनों को भी अंतर्मन से अभिवादन कर ले। हम लोग के द्वारा प्रतिदिन मोहर चिंतामणि पुस्तक का हम लोग सामूहिक रूप से अध्ययन करते हैं एवं मोहर चिंतामणि की बातों को हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। पिछली कक्षाओं में हम लोगों ने मोहर चिंतामणि के शुरू से लेकर यहाँ विवाह प्रकरण के अंतिम श्लोक तक पढ़ने का प्रयास किया, समझने का प्रयास किया। आज की कक्षा में विवाह प्रकरण के अंतिम जो 110वां श्लोक है, इस श्लोक की पुनरावृत्ति करते हुए हम लोग आगे वधू प्रवेश प्रकरण का अध्ययन करने एवं समझने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ पर देखा जाए, लिखा गया है कि मेष आदि राशियों में उत्पन्न कन्या वर, यानी कि जिसका शादी होने वाला है उसका, या यज्ञोपवीत होने वाला है, उपनयन होने वाला है। तो रस्म है हर जगह, चाहे गांव हो, शहर हो, चाहे कोई भी प्रदेश हो, यह उपटन का रस्म, जिसे हल्दी का रस्म कहा जाता है, यह हर जगह होता है। तो यहाँ पर यह बतलाया जा रहा है कि यदि होने वाला हो तो कुछ पंडितों ने, यदि यह उत्तम है तभी तो पुस्तक में है, यानी कि यदि मेष राशि का वर हो या कन्या हो या उसका अगर उपनयन होने वाला हो, तो उससे 7 दिन पूर्व से ही, 7 दिन पूर्व हल्दी का रस्म किया जाए और प्रतिदिन हल्दी लगाया जाए, तेल हल्दी। वृषभ राशि के लिए 10 दिन पूर्व से, मिथुन राशि के लिए 5 दिन पूर्व से, कर्क राशि के लिए 10 दिन पूर्व से, सिंह राशि के लिए 5 दिन पूर्व से, कन्या राशि के लिए 7 दिन पूर्व से, तुला राशि के लिए 7 दिन पूर्व से, वृश्चिक राशि वालों के लिए 5 दिन पूर्व से, धनु राशि के वालों के लिए 5 दिन पूर्व से, मकर राशि वालों के लिए 5 दिन पूर्व से, कुंभ राशि वालों के लिए 7 दिन पूर्व से एवं मीन राशि वालों के लिए 7 दिन पूर्व से। यह संख्या कही गई है, क्योंकि यहाँ पर देखा जाए, यहाँ पर लिखा जा रहा है कि मीन राशि वालों को 7 दिन तेल और उपटन लगाना चाहिए। तो मान लीजिए जिस रोज शादी होगा उससे पहले से लगाया जाएगा या शादी के बाद, या उपनयन होगा तो उपनयन के पहले से लगाया जाएगा या उपनयन के बाद। अभिषेक जी, कृपया आप अपने विचार दें। जी गुरु जी प्रणाम। आशीर्वाद है। गुरु जी ये तो उसके पहले से लगाया जाएगा। पहले से लगाया जाएगा। चलिए, यानी कि जो पुस्तक में बातें दी गई है कि अलग अलग राशि वालों के लिए उतने दिन पूर्व से हल्दी की रस्म या उतने दिन पहले हल्दी की रस्म किया जाए। जी स्पष्ट गुरु हुआ? जी। आगे बढ़ा जाए। जी यदि कोई कक्षा में नया है और प्रतिदिन की कक्षा में शामिल होना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिख रहे नंबर पर व्हाट्सएप पर कक्षा में कंटिन्यू हो सकते हैं, या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम अपने व्हाट्सएप समूह का लिंक भी दे देंगे, वहां से भी शामिल हो सकते हैं। अब यहाँ पर दिया जाए, देखा जाए वधू प्रवेश प्रकरण में क्या लिखा जा रहा है। यहाँ लिखा जा रहा है कि विवाह के दिन से 16 दिन के भीतर सम, अर्थात दूसरे, चौथे, छठे, 8वें, 10वें, 12वें, 14वें तथा 7वें, 5वें, 9वें दिन में, यानी कि विवाह के बाद, विवाह के दिन से 16 दिन के भीतर किसी भी सम दिन, यानी कि दूसरे, चौथे, छठे, 8वें, 10वें, 12वें, 14वें या 16वें दिन, यदि विषम राशि की, विषम दिन की बात की जाए तो 5, 7 और 9, 5वें, 7वें एवं 9वें दिन और 16 दिनों के बाद अगर वधू प्रवेश की बात है, तो आजकल के जमाने में जिस रोज शादी होती है उसी रोज वधू प्रवेश भी हो जाता है। अब तो एक दिन की शादी की ही मौसम रही, लेकिन नहीं, दिन तो बदल ही जाता है, दिन तो
बदल ही जाता है, दूसरा दिन तो हो ही जाता है। हम्म, बाद पहले और 16 दिनों के बाद पहले तीसरे पांचवें वर्ष में, पहले तीसरे पांचवें सातवें नौवें मास में 5 वर्ष के ऊपर अपनी इच्छा के अनुसार, तो पहले यह होता था कि शादी कभी हो जाती थी, फिर शादी हुआ, लड़का चला गया, लड़की अपने घर पे रह गया, उसके साल 2 साल 5 साल 7 साल के बाद में गौना होता था। अब वह गौना वाला रस्म नहीं होता, क्योंकि पहले के जमाने में बाल्यकाल में ही शादी हो जाया करता था, तो गौना का रस्म होता था। तो आज गौना का रस्म आजकल नहीं होता है। कम विषम वर्ष मास दिन का विचार न करके, अथवा हो सके तो करके, गोचर में वर की जन्म राशि से सूर्य चंद्रमा बृहस्पति के बलि रहते, दुष्ट भद्रा आदि दोष रहित काल में किया हुआ वधु प्रवेश शुभ होता है। तो आज के जमाने में इसकी उतनी आवश्यकता नहीं है। अब देखा जाए, वधु प्रवेश के लिए मुहूर्त यानी नक्षत्रों की बात की गई है। रोहिणी, तीनों उत्तरा, अश्विनी, पुख, हस्त, चित्रा, अनुराधा, मृगीश्वरा, श्रवण, धनिष्ठा, मूल, मघा, स्वाति नक्षत्र में किया हुआ वधु प्रवेश शुभ होता है। चौथी, नवमी, चतुर्दशी यानी कि रिक्ता तिथि रविवार एवं मंगलवार यानी क्रूर ग्रह के दिन, तथा कुछ आचार्यों के मत से बुध दिन में भी अशुभ होता है। बुध बचपना का दिन है, यानी रिक्ता तिथि रविवार, मंगलवार एवं बुधवार को वधु प्रवेश, यानी कि पहला बार, ये नहीं कि शादी हुआ, घर को आ गए, लड़की बर के घर पे आ गई, फिर गई, दोबारे आई, यह वह मुहूर्त नहीं है, यानी कि पहले पहल ही आने की है। विवाह के बाद प्रथम वर्ष के महीनों में स्वामी के घर में स्त्री के रहने का फल। यहाँ पे कहा जा रहा है कि विवाह होने के बाद पहले ज्येष्ठ में यदि स्वामी के घर में स्त्री रहे, तो स्वामी के ज्येष्ठ भाई को, यानी कि भैंसुर जिसे कहा जाता है, जेठ जिसे कहा जाता है, वो पहले मलमास में स्वामी को, पहले आषाढ़ में सास को, पहले पौष में ससुर को, पहले 6 मास में अपनी देह को, और पिता के घर में यदि पहले चैत्र रहे तो पिता को नष्ट करती है। अर्थात विवाह के बाद पहला ज्येष्ठ, मलमास, आषाढ़, पूस और 6 मास में स्त्रियों को पिता के घर में, और पहले चैत्र मास में पति के घर में रहना चाहिए। जिन महीनों में, जहां रहने से जिन लोगों को दोष कहा गया है, उस स्त्री के यदि वे लोग जीवित न हो, तो उन महीनों में वहां रहने का कोई दोष नहीं होता है। यह हम सबों को हमेशा स्मरण में रखना चाहिए। यह हम सबों को स्मरण में रखना चाहिए। रखना चाहिए। रखना चाहिए। शादी होने के बाद में, पहले शादी होकर के, शादी हो जाता था, लोग आते थे, कन्या की विदाई हो गई, कन्या अपने पति के घर में आ गई। बैसाखे महीने में, ज्येष्ठ महीने में तो घर पे रहते ही नहीं थी। वो अगर लड़का का जेठा भाई है, लड़का का जेठा भाई है, तो जेठ महीने में वह कन्या पति के घर में नहीं रहती थी, चली जाती थी। और आषाढ़ महीने में भी नहीं रहती थी। जेठ आषाढ़ 2 महीने। फिर उसके बाद में
आना जाना होता था, और पूस महीने में भी नहीं रहती थी। यह हमारे गांव में प्रचलन में था, लेकिन आजकल इस प्रचलन को धीरे 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 यह प्रचलन खत्म कम हो गए। खत्म हो गया। तो पहले के लोग थोड़ा सा शास्त्रों पर ज्यादा विश्वास भरोसा करते थे, उसके अनुरूप चलते भी थे। तो यह सब क्या है, समस्याएं आना, उनका स्वास्थ्य हानि होना, न स्वास्थ्य हानि होना, तो उनसे मनमुटाव हो जाना, तरह तरह की समस्या होना। ये कोई जरूरी थोड़े है कि हाँ भाई यहाँ पर जेठ भाई को या सास को नष्ट करती है। नष्ट का मतलब यह हुआ कि बीमारी भी होना, या उनके कार्यों में परेशानी होना, या उनसे मनमुटाव होना, या उनसे नफरत की भावनाएं जग जाना, या घर परिवार की खुशहाली को कम हो जाना उनके माध्यम से। तो अगर ईश्वर ने या हमारे गुरुजनों ने अगर ऐसी बातें लिखी है, तो उनको कहीं ना कहीं से तो ऐसी प्रेरणा मिली होगी, तभी तो। जी गुरु जी। अब इसके बाद में चलते हैं द्विरागमन मुहूर्त। द्विरागमन किसे कहा जाता है, पहले इस शब्द को समझें। द्विरागमन का मतलब होता है कि एक बार शादी होकर के कन्या अपने पति के घर पे आ गई, फिर अपने पति के घर से अपने मैके चली गई, और अपने मैके से जब पुनः जब अपने पति के घर आती है, तो उसे द्विरागमन कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? दुरागमन कहते हैं। द्विरागमन। जिसे यानी हमारे दो, गांव में हाँ, गुरु जी दोंगा न बोलते हैं। हाँ, तो दोंगा द्विरागमन एक ही है, दोंगा। जी जी। द्विरागमन दोंगा हमारे गांव इलाके में हम लोग के यहाँ बोला जाता है। गुरु जी प्रणाम। आशीर्वाद। सब बतवा हो। तो द्विरागमन के लिए क्या लिखा जा रहा है, सो देखिए। विवाह के पहले, विवाह के दिन से पहले तीसरे, पांचवें, विषम वर्षों में, यानी दूंगा कौना वर्ष होगा, लड़की चाहे चले जाए जब, लेकिन आएगी कब, तब विषम वर्षों में, तथा कुंभ, वृश्चिक, मेष, कुंभ, वृश्चिक, मेष, इन राशियों में इसी में सूर्य रहते। अब यहाँ पर महीना भी फिक्स हो गया, जी कुंभ, गुरु जी। वृश्चिक, मेष, यानी कि दूंगा कौना कौना महीना में होगा। तो वो तो अब कुंभ राशि जब सूर्य होंगे जिस महीने में, तब, क्योंकि एक राशि में अगर सूर्य रहते हैं तो 2 महीने को भोग करते हैं। कितने महीने को भोग करते हैं? 2 2 महीने। महीने तक। हाँ, तो दोनों महीने में कुछ कुछ दिन, किसी जी में कम ज्यादा, इसलिए किसी एक महीने को नहीं कह सकते। इन राशियों में सूर्य के रहते, सूर्य और बृहस्पति के शुभ रहते, यानी कि सूर्य और बृहस्पति नीच न हो, पापा ग्रह के द्वारा ना देखे जाते हो, अगर देखे भी जाते हो तो अपने अच्छी स्थिति के हो, नवमांश में बलवान हो। शुभ दिनों में सोमवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, इन दिनों में मिथुन, मीन, कन्या, तुला, वृश्चिक लग्न। अब मिथुन, कन्या यानी कि बुध, मीन, तुला एवं वृश्चिक लग्न में। तो दोनों के लिए समय भी न पूछा जाता था पहले। जी गुरु जी। अब तो लोग समय पूछते ही नहीं है। आज समय पूछ लेंगे, समय बतला दीजिएगा, तो उस समय का अनुपालन में ना होगा। लग्न में नक्षत्रों की बात की जाए तो अश्विनी, पुख, हस्त, रोहिणी, तीनों, उत्तरा, श्रवण, धनिष्ठा, शतभिका, पुनर्वसु, स्वाति, मूल, चित्रा, अनुराधा, मृगशीरा और रेवती नक्षत्र में स्त्री दूसरी बार अपने स्वामी के घर जाए तो सुख होता है।
हम लोग अध्ययन तो करते हैं प्रतिदिन, लेकिन हम लोगों में एक कमी है। अब जैसे कि यहाँ पर दोंगा का दिन आ गया, यदि कोई पूछे कि हाँ अभी ये महीना में दोंगा करवाओगे पंडित जी, दिन बनेगा कि ना बनेगा, तो पंचांग में कैसे देखे, या दिन बन रहा है तो पंचांग में कैसे देखे। तो जितने मुहूर्त आ रहे हैं सभी मुहूर्तों को पंचांग में देखने का प्रयास करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए हम लोगों को। जी गुरु जी। लेकिन आप लोगों में से जितने भी व्यक्ति जुड़ते हैं, कोई भी व्यक्ति आप प्रश्न ही नहीं करता तो आगे बढ़ते आदमी रोग में चला जाता है। देखना चाहिए। चलिए कोई बात नहीं, अब पुस्तक यह समाप्त होने ही वाली है। पुस्तक यह समाप्त होने ही वाली है। जब पुस्तक समाप्त हो जाएगा फिर हम लोग अपने अपने जरूरत के हिसाब से जिन जिन मुहूर्तों पर एक बार पंचांग हाँ से हो जाएगा। हाँ, एक बार पंचांग से जितने मुहूर्तों की आवश्यकता पड़ती है ना, जी जी। उन सभी को पंचांग से हम लोग कैसे देखें, उसके लिए अलग से जब मुहूर्त चिंतामणि पूरा समाप्त हो जाएगा, बेसिक की जानकारी हम सबों को हो जाएगी, तो पंचांग से हम लोग देखेंगे। चलिए, सन्मुख और दक्षिण सुख का दोष। यदि शुक्र सामने हो या दाहिनी ओर पड़ते हैं तो बालक युक्त गर्भवती और नववधु स्त्रियां दूसरी बार अपने पति के घर न जाएं। यह पंचांग में शुक्र देव के बारे में दिया गया होता है कि शुक्र देव कब किस दिशा में है, पूरब है कि पश्चिम है, उत्तर है कि दक्षिण है। वह पंचांग के शुरू के ही पन्नों में दिया रहता है, शुरू के ही पृष्ठ पर दिया गया रहता है कि नहीं दिया गया रहता है। जी गुरु जी। आज तो हम पंचांग भी ना खोलते हैं, जरा देखते हैं कि रहता है कि ना रहता है। शुरू के ही पन्नों पर रहता है। देखिए यही है समय शुद्धि, देख रहे हैं। जी। अलग अलग पंचांगों में अलग अलग जगहों पर दिया गया रहता है, परंतु हृदय पंचांग में शुरू के ही पन्नों पर मुख्य पृष्ठ पर ही दिया गया रहता है। तो शुक्र का सामने या दाहिने दिशा में अगर शुक्र देव हैं तो कोई भी महिला, यदि महिला अपने मैके गई है, वहां पर उनको बच्चा हुआ और वह बच्चा को साथ में लेकर आना चाहती हैं, तो शुक्रदेव अगर सामने रहेंगे या दाहिने रहेंगे तो फिर वह बच्चा के लिए दिन नहीं बनेगा। बच्चा यदि आता है तो बच्चे की स्वास्थ्य हानि इत्यादि होने की संभावनाएं बनती है। गुरु जी, आने जाने का दोनों देखा जाता है, बच्चा होता है तो। हाँ, लेकिन यहाँ पर पति के घर को न जाएं, यहाँ पर लिखा गया है। हालांकि दोनों के में अगर इसका उपयोग किया जाए तो उत्तम ही है, लेकिन हमारे यहाँ यह प्रचलन नहीं है। हमारे यहाँ प्रचलन है कि अपने पिता के घर जाने के लिए इन चीजों का विचार न किया जाए, सिर्फ पति के घर आने के लिए ही इसका विचार किया जाए। हालांकि इसके बारे में और आगे हम लोग पढ़ेंगे, कहीं वैसा भी पति पिता के घर के लिए भी लिखा जाए। यहाँ पे अगर दोष का, तो यहाँ पर अगर दोष है और पिता पति दोनों के लिए अगर मान्य है, तब यहाँ पर पति शब्द उपयोग में नहीं लाया गया होता। यदि पति शब्द है तो पिता अलग शब्द है, तो पिता के घर आने जाने के लिए वैसी बातें नहीं है पति के घर आने के लिए। क्योंकि सन्मुख या दक्षिण शुक्र के रहते स्वामी के घर जाने वाली बालक युक्त स्त्री का बालक मर जाता है, गर्भवती का गर्भ नष्ट हो जाता है, नववधु स्त्री का दुरागमन होता है तो वह बंध्या होती है। अब बालक मर जाना का मतलब यह है कि ये नहीं कि वो मृत्यु ही हो जाए, तबीयत भी खराब हो जाएगा।
हाँ, यह 8 प्रकार के अष्टविध मृत्यु होता है, 8 प्रकार की मृत्यु। तो उस 8 प्रकार की जो हमें समस्याएं देता है या जलील करता है, उसमें से किसी भी प्रकार का हो सकता है। स्वास्थ्य हानि भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। ये कोई जरूरी थोड़े है कि बालक मर जाए। गर्भ नष्ट हो जाता है, इसका मतलब ये नहीं कि हाँ गर्भपात ही हो जाएगा, हो सकता है गर्भपात हो जाए, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि इससे संबंधित बीमारियां हो जाए, या डॉक्टर के पास में जाना ना बार बार हो जाए, ऐसी हो सकती है। नववधु की स्त्री की यदि वीरागमन होता है तो बंध्या होती है, ऐसा कोई जरूरी थोड़ी कि बंध्या हो जाएगी, हो सकता है कि बंध्या भी हो जाए, या नहीं तो संतान विलंब से हो, संतान विलंब से हो, ऐसा भी हो विलंब से सकता हो। है, ऐसा भी हो सकता है। दोष का परिहार, यदि शुक्र सामने या दक्षिण में है, यानी कि दाहिने है या सामने है, सन्मुख है, तो शुक्र का क्या परिहार है। एक नगर को जाने में, देश या गांव में किसी प्रकार का उपद्रव होने पर, नगर को जाने में, हाँ, किसी प्रकार का उपद्रव होने पर, देश या गांव छोड़ने में, तथा विवाह, देव यात्रा, तीर्थ यात्रा, राजदंड और वधु प्रवेश में सन्मुख शुक्र दोष कारक नहीं होता। वधु प्रवेश का मतलब क्या हुआ? वधु प्रवेश का मतलब ये हुआ कि शादी हुआ तुरंत बाद, शादी के ही बाद में, यानी कि प्रथम बार आना, तो प्रथम बार आना तो कोई बातें नहीं, वो तो आना ही होता, उसमें शुक्र दोष कारक नहीं होता है। पिता के ही घर में जिनके पूरे रजोदर्शन हुआ हो, अर्थात युवा हो गई हो, उन स्त्रियों का सन्मुख शुक्र दोष नहीं होता। तो अब आज के जमाने में यदि यहाँ पर लिया जाए, देखा जाए, इसको पढ़ा जाए, उन स्त्रियों को सन्मुख शुक्र का दोष नहीं होता। किसको नहीं होता? पिता के ही घर रजो दर्शन हुआ। तो आज के जमाने में, पहले के जमाने की बात और थी। पहले के जमाने में शादियां जो होती थी बाल्यकाल में ही हो जाता था, 7 वर्ष 8 वर्ष 10 वर्ष से पहले हो जाया करता था, और शादी के 5 साल 7 साल 10 साल के बाद में गौना होता था। लेकिन आज वैसी स्थितियां नहीं है, शादी कम से कम पूर्ण युवा अवस्था होने के बाद ही होता है। 30-35 साल 35 साल नहीं तो कम से कम 20 साल के तो बादे में ना। तब तो अब आजकल कोई अगर शुक्र दोष का विचार करेंगे तो इस पुस्तक के आलोक में बेकार है ना। शुक्र दोष का तो आजकल दोष ही नहीं लगता, कि लगता है नहीं। किसी नहीं लगता। तो वैसे कुछ गोत्र के भी नाम दिए गए हैं, भृगु, अंगिरा, वत्स, वशिष्ठ, कश्यप, अत्रि, भारद्वाज मुनि के कुल में, यानी कि इन गोत्र वालों को सम्मुख शुक्र का दोष नहीं होता। यानी कि आजकल अब किसी को सम्मुख शुक्र का दोष लगता ही नहीं। अच्छा, ये अब इस शब्द का अर्थ हम नहीं समझते। अभिषेक जी, इसका अर्थ आप कुछ बता सकते हैं? गुरुजी, ये अगन्या प्रधान का मतलब होगा गुरुजी, या तो व्याकरण के हिसाब से यण संधि हो गई है, वो अग्नि में जो इकार है उसको यकार हो गया है, तो अग्निय प्रधान यानी अग्नि प्रधान प्रकरण है ये। तो इस श्लोक को आप ही पढ़कर समझाएं। ये कोई जरूरी थोड़े है कि सब हम ही जानते हैं, सब हम समझते हैं, आप लोग भी समझ सकते हैं। क्या मिथिलेश बाबा जी? जी गुरुजी। वो ऊपर वाला श्लोक है ना गुरुजी, उत्तरायण सूर्य के रहते जो लिखा है। हाँ 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 जी, हाँ जी, हाँ जी। जी, उत्तरायण सूर्य के रहते, यानी सूर्य जब उत्तरायण में हो, और कृतिका विशाखा रोहिणी,
और तीनों उत्तरा फाल्गुनी, उत्तरा भाद्रपद, रेवती, मृगशिरा, ज्येष्ठा व पुष्य नक्षत्र में अग्न्य प्रधान शुभ होता है। चौथी, नवमी, चतुर्दशी तिथि में और चंद्रमा, मंगल, बृहस्पति और शुक्र अपने अपने नीच स्थान में हो, अस्त हो, अन्य ग्रहों से पराजित हो अथवा शत्रु के स्थान में हो तो अग्नि प्रदान नहीं करना चाहिए। तो कौन सा काम जीवन में, वह कौन सा काम होता है? अग्नि प्रधान का मतलब गुरु जी अग्निहोत्री से होता होगा क्या? जो अग्निहोत्री का मतलब जो लोग कुछ ऐसे अग्निहोत्री जो होते हैं जो पर डे हवन करते हैं। यहाँ पर देखा जाए ना, ठीक है, इस जहाँ पर बातें ना समझ में, अग्निदान प्रकरण, यह तो वधु प्रवेश इत्यादि की बात हो रही है। और जी यहाँ, हाँ, यहाँ पर राज्याभिषेक प्रकरण है। हाँ, वही बात है, आपकी कही गई बातें वही है। जी गुरु जी। हाँ, जो आपने कहा है वही है, आप अपनी बातों को दोहरा दे। कि उत्तरायण सूर्य के रहते, कृतिका, विशाखा, रोहिणी और तीनों उत्तरा फाल्गुनी, उत्तरा भाद्रपद, उत्तराषाढ़ा, रेवती, मृगशिरा, ज्येष्ठा और पुष्य नक्षत्र में अग्नि प्रधान हो तो शुभ होता है। अच्छा, चलिए, अब इसके बाद में लग्न शुद्धि, यहाँ पर जो 2-3 श्लोक है, तीनों श्लोक को आप पढ़े, अपने आप सभी बातें स्पष्ट होती चली जाएगी। जी। अ, कर्क, मकर, मीन, कुंभ लग्नों में और इनके नवांशों में तथा लग्न में चंद्रमा के किसी मत में शुक्र के भी रहते, यानी गुरु जी चंद्रमा के साथ लग्न में ही कहीं शुक्र हो तो अग्न्या प्रदान नहीं करना चाहिए। दूसरा कि पांचवें, नौवें दिन और लग्न के चौथे, सातवें, 10वें और छठे स्थान में यदि सूर्य, चंद्रमा, बृहस्पति और मंगल देवता हों और तीसरे, 11वें, छठवें और 10वें स्थान में यदि बुध, शुक्र, शनि, राहु और केतु हों तथा जन्म लग्न से 8वें को छोड़कर, यानी जन्म कुंडली के लग्न स्थान से 8वें भाव को छोड़कर अन्य लग्न में अथवा जिससे 8वें स्थान में कोई ग्रह हो, जिस ग्रह से 8वें स्थान में कोई भी ग्रह हो उस लग्न में अग्नि प्रधान शुभ होता है। अब यहाँ पर इसको जब पढ़ लेंगे ना, जी यहाँ पर देखा जाए, हो अग्निदान का निश्चय करके ज्योति होम आदि हाँ यज्ञ करता है। यह यज्ञ के लिए है, जो बृहद रूप से जो होता है ना कुछ, उसके बारे में है, जो यह हम लोगों के दैनिक उपयोग वाली बातें नहीं है। नहीं है। अब राज्याभिषेक प्रकरण, तो यह भी हम लोगों के दैनिक उपयोग की नहीं है, लेकिन इसको क्या कहते हैं, शपथ ग्रहण, क्या कहते हैं शपथ आज ग्रहण। आज के जमाने में, शपथ ग्रहण। तो यह भी दैनिक उपयोग की चीजें नहीं है, लेकिन हाँ, जानना चाहिए, समझ लेना चाहिए, ताकि बहुत से व्यक्ति ऐसे होते हैं कि गांव प्रधान का चुनाव लड़े, चाहे कुछ भी है, हाँ पंडित जी, एक निश्चित दिन होता है, तब तो वहां पे मुहूर्त प्रकरण देखने की कोई आवश्यकता ही नहीं, वो तो सरकारी सिम्टम है, सरकारी तारीखों के अनुसार आपका दिन बने न बने, उसी दिन जाकर के आपको ये करना होगा ना, जी गुरु जी। शपथ ग्रहण करना होता है। लेकिन हाँ, लेकिन फिर भी लोग पंडित जी से दिखला लेते हैं कि हाँ, यदि कोई बात है तो जरा सा बतला दीजिए, तो उससे 1-2 रोज पहले रहता है, तो आज कह देता है कि हाँ, कल आपका शपथ ग्रहण है, लेकिन मुहूर्तवा आजे है, जजमान आजे आप अपना जतरा पतरा थोड़ा सा ठीक कर लीजिए। तो यह भी उतनी आवश्यक नहीं है। अब उत्तरायण सूर्य के रहते, तो अभी तो दक्षिणायन सूर्य देव चल रहे हैं, और सभी अब इस समय जो यदि चुनाव वगैरह हो, शपथ ग्रहण हो, तो दक्षिणायन ही सूर्य है, तो क्या नहीं होगा, वो तो होगा, वो तो सरकारी सिस्टम है इसके अनुसार से। इसके बाद में नक्षत्र तथा लग्न शुद्धि, ये राज्याभिषेक के लिए है।
संपत्ति तथा पृथ्वी स्थिति से स्थिति, ये दो योग, यह भी उसी की है। अब यहां से यात्रा प्रकरण है, तो यात्रा प्रकरण हम लोग कल से शुरू करेंगे। आज की कक्षा में इतना ही रखा जाता है।